तो देखो आज का चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन ऑफ डेटा। ये सेकंड चैप्टर है और हिंदी में इसका नाम है आंकड़ों का एकत्रीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी आंकड़े और सेकेंडरी डेटा द्वितीय आंकड़े। ठीक है, तो देखो प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो रिसर्चर खुद ही कलेक्ट करता है जाके। ठीक, रिसर्चर जो है ना, जो रिसर्च कर रहा है वो खुद ही डेटा जब कलेक्ट करे मार्केट में जाके। मान लो एक रिसर्चर है, ठीक है, मान लो आप रिसर्चर हो, जब आप किसी विलेज पे वो कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो आप उस विलेज में गए और उस विलेज आपने छोटे छोटे जो भी वहाँ के फैमिलीज़ हैं उनका डेटा कलेक्ट किया, खुद जाके कलेक्ट किया, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा या फिर प्राथमिक आंकड़े। इसकी डेफिनेशन होगी प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। कैसे लिखेंगे इसे? प्राइमरी डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। ठीक है, तो डेफिनेशन ये रही हमारे पास। हिंदी वालों के लिए डेफिनेशन बनेगी प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता या फिर रिसर्चर्स द्वारा खुद कलेक्ट किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो रिसर्चर द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब होता है द्वितीय आंकड़े जो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जिसे रिसर्चर खुद कलेक्ट नहीं करता, पहले से उपलब्ध। देखो मान लो आप एक रिसर्चर हो, आप एक सर्वे करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, आप एक कोई रिसर्च करना चाहते हो किसी उस पर, लेकिन मान लो आपको किसी लोकेलिटी का डेटा चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी अवेलेबल है किसी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में या कहीं और अवेलेबल है किसी और रिसर्चर के पास, तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, रिसर्चर को कोई ज़रूरत नहीं है उसे दोबारा से कलेक्ट करने की। डेफिनेशन लिखेंगे, इट रेफर्स टू द डेटा विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। ये वे आंकड़े हैं जो पहले से एकत्रित हुए हुए हैं। अब दोनों डेफिनेशंस देख लो आप, हिंदी और इंग्लिश में पॉज करके। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, यानी प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीय आंकड़ों में क्या अंतर है। इधर लिया प्राथमिक और इधर प्राइमरी, इधर सेकेंडरी। तो देखो पहला पॉइंट जो बनेगा दोनों का, वो बन जाएगा दोनों की डेफिनेशन कि प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो खुद रिसर्चर द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, और इसी तरह सेकेंड डेटा में भी उसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिसर्चर को नो नीड टू कलेक्ट, ये है उसे ज़रूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू कलेक्ट। अब सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, देखो इसमें जो है मोर टाइम एंड मनी, ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें लेस टाइम एंड मनी, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी अवेलेबल है जबकि इसे कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट होता है कि ये किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि ये जो डेटा ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं तो आप इसे यूज, देखो ये डेटा जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव इससे मैच करता है, आपका उद्देश्य, और आपको ये डेटा सफिशिएंट लगते हैं, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, अब इन्हें देख लो आप पॉज करके और इन्हें नोट्स में लिख लेना आपने। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा का कलेक्शन। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हैं। हिंदी में कहेंगे प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने की, एकत्र करने की विधियाँ। तो ये हैं, आप विधि लिखते हैं। तो देखो हमारे सिलेबस में 5 हैं, तो हम एक एक करके लिखते हैं इन्हें। तो पहली है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक, दूसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में बोलेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अभी इन्हें समझेंगे एक एक करके, या साथ साथ समझते हुए चलते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है जिसमें जिस व्यक्ति से सूचना लेनी है, इन्फॉर्मेशन जिससे लेनी है, उसी से कांटेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। यानी रिसर्चर जो है ना हमारा, वो जाता है उसी व्यक्ति के पास जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और डायरेक्टली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इसे बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो जाता है, इन्फॉर्मेशन ले लेता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब जिसके रिगार्डिंग है, उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती, बल्कि उसके आसपास जो जो लोग हैं
उसके रिलेटिव्स या विटनेस जो भी होते हैं उनसे खबरें ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके जो दोस्त, उन सब से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तीसरा मेथड है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस और लोकल सोर्स। इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस, जिसे ये कोरस्पॉन्डेंस ही होते हैं जो न्यूज़ चैनल्स के होते हैं संवाददाता, तो उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन ले। चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो देखो इस मेथड का नाम है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर, यानी प्रश्नावली द्वारा सूचना। इसमें क्या होता है, क्वेश्चनेयर भेज दिया जाता है लोगों को, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, येस और नो में आंसर देना होता है। कि जैसे मान लो आपने रेलवे में सफ़र किया होगा, वहाँ पर सर्वे होता है, तो आपको एक सर्वे फॉर्म दिया जाता है, उसे बोलते हैं क्वेश्चनेयर। उसमें लिखा होता है कि आपको यहाँ की पानी की क्वालिटी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, गुड और बैड या वेरी गुड। तो इस तरह का जो क्वेश्चनेयर होता है, प्रश्नावली बोलते हैं उसको। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इन्फॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स, हिंदी में गणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। देखो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये गणकों नहीं, यहाँ पर आएगा संवाददाता। ठीक, तो देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस यानी संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति, और यहाँ पर इन्यूमरेटर्स। अब पूरा डेफिनेशन समझते। तो देखो एक मैं छोटी सी बात बता दूं पहले, कि जितने भी ये मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, ये इतने मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, या फिर आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहला एक एक करके समझते हैं इसे। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि। देखो इसमें मैंने जैसे कि बताया कि एक जो इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है, वो जाएगा एक व्यक्ति के पास जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और जाके इन्फॉर्मेशन को ले लेगा। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल मेथड। जबकि दूसरा वाला मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो रिसर्चर है वो जाएगा, और जो जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे नहीं, उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो दोस्त हैं या उसके आसपास के जो विटनेस हैं, गवाह हैं, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेगा। जबकि ये तीसरा मेथड इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस, संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति। तो देखो आपको पता होगा कई जो न्यूज़पेपर हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। वो अपने, जैसे मान लो पूरा एक एरिया है, पूरा एक स्टेट है, राज्य है या कैपिटल है, उसमें क्या होगा, वो इनके कोरस्पॉन्डेंस होते हैं और अलग अलग एरिया से इनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डेंट है, संवाददाता हैं, अलग अलग एरिया में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजते रहते हैं। तो इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंट्स। एक अलग मेथड है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इसमें किसी कोरस्पॉन्डेंट इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चनर मेल करो, ईमेल कर दो या व्हाट्सअप कर दो या फिर उसे पोस्ट कर दो। ठीक है, जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके बाद क्वेश्चनर जाएगा, उसका मन होगा तो उसे भर देगा, उसे डिटेल भरने के बाद वापस सेंड कर देगा, और इसी तरह से हमें सूचना मिल जाएगी। और जबकि पांचवा मेथड है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन इनोमरेटर। तो इनोमरेटर्स वाली जो गणक है, यानी जो हमारा जो सेंसस होता है ना, जनगणना होती है, जो हमारी जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसमें जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमारे घर पर कौन आते हैं, इन्यूमरेटर्स आते हैं। वो पढ़े लिखे होते हैं, ट्रेनिंग मिली हुई होती है, वो अपना एक रजिस्टर खोलते हैं बड़ा सा और हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चालू कर देते हैं। तो वो एक तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन अपने खुद भर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ अस, मतलब हमारे बिहाफ पे वो रजिस्टर में इन्फॉर्मेशन खुद भर रहे हैं। तो देखो अब इनमें डिफरेंस, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं हम, तो हमें ज़्यादा, तो देखो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें ओरिजिनल डेटा मिलता है हमें। ठीक है, ओरिजिनलिटी, इसके पहला जो मेरिट है वो क्या है, ओरिजिनलिटी। हिंदी में बोलेंगे मौलिकता। अब एक मिनट, हमें जो डेटा मिला, क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल मेथड में रिसर्चर खुद जाता है डेटा कलेक्ट करने, तो उसे ओरिजिनल डेटा मिलता है। तो ये जो डेटा मिलता है वो बहुत ही मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है। दूसरा इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसमें एक्यूरेसी होगी, क्योंकि रिसर्चर ने खुद जाके कलेक्ट किया है। रिसर्चर ने क्या किया है, खुद रिसर्चर गया है और डेटा कलेक्ट किया है। तो ये डेटा जो होगा ना हमारा, ये एक्यूरेसी होगी, इसमें शुद्धता पाई जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इस मेथड में क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो रिसर्चर है वो खुद जा रहा है, और अगर उसे महसूस होता है कि कोई भी क्वेश्चन चेंज करना है, या रिसर्चर लगता है रिसर्च में कुछ चीज़ चेंज करनी है, जो पूछने वाले से इन्फॉर्मेशन कुछ और भी ज़्यादा या और भी कम लेनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है अपने रिसर्च में या क्वेश्चन में। तो लोचशीलता इसमें पाई जाती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। और इस मेथड में पाई जाती है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी किस लिए,
क्योंकि देखो एक ही बंदा रिसर्चर जो है वो कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो एक रूपता पाई जाएगी हर तरह के डेटा में जितनी भी बार वो कलेक्ट कर रहा है। दूसरी साइड अगर हम इसके डिमेरिट्स देखें या इसके जो है नुकसान देखें, दोष देखें, तो ये बिग एरिया के लिए अनुपयुक्त है, जो है ना, इनअप्रोप्रिएट, नॉट सुइटेबल फॉर बिग एरिया। मान लो रिसर्चर को एक बड़े एरिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो अकेला तो वो सबसे नहीं कर सकता, तो हिंदी में इसे बोलेंगे कि भाई अनुपयुक्त है बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। दूसरा इसका डिमेरिट्स है, इसमें वेस्टेज होता है मनी एंड टाइम का, हिंदी में बोले तो अत्यधिक धन व समय इसमें लग। तीसरा पॉइंट है, इसमें पर्सनल बायसनेस हो जाती है, क्योंकि रिसर्चर खुद ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, तो वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कर सकता, यानी रिसर्चर चाहे तो अपना बायसनेस दिखा सकता है या फिर व्यक्तिगत जो है पक्षपात कर सकता है सूचना लेने भरने, व्यक्तिगत पक्षपात। देखो इसके बाद है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या होता है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख। तो इसका पहला पॉइंट है मेरिट का, मतलब क्या फ़ायदा है इसका। एक तो ये सिंपल मेथड है, बहुत ही सरल है, ठीक है। दूसरा है इसमें हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। देखो लार्ज एरिया क्यों कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास नहीं जाना जिससे सूचना लेनी है, तो हम किसी और के पास जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो लार्ज एरिया कवर हो सकता है। और इसमें कोई वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम नहीं होता, वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, तो नो वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। और इसमें पर्सनल बायस भी नहीं होती, नो पर्सनल बायसनेस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट उस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा रही, तो इसमें कुछ अनुसंधान करता जो है ना उसमें वो नहीं कर सकता है। और अब इसके डिमेरिट्स देखते हैं, तो डिमेरिट्स में पहला पॉइंट है कि इसमें लेस एक्यूरेसी होती है, क्योंकि डेटा जो है ना वो डायरेक्ट उस बंदे से नहीं कलेक्ट किया जा रहा, उस व्यक्ति से जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये विटनेस से या फिर रिलेटेड पर्सन से किया जा रहा है। अब रिलेटेड पर्सन ज़रूरी नहीं कि सच बात बोल दे। सेकेंड इसका डिमेरिट है कि नॉट रिलायबल। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है वो किसी और के थ्रू, और इसमें बाइजनेस भी हो सकती है। कैसे हो सकती है इसमें बाइजनेस? क्योंकि जो साक्षी है, विटनेस है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो देखो एक बार इसमें देख लो, सिंपल है इसका, ये मेथड सिंपल है, बड़े क्षेत्र में यूज़ हो सकता है, मनी और टाइम कम लगता है, और पर्सनल बाइजनेस नहीं होती। इसमें डिमेरिट्स है कि ये लेस एक्यूरेट है, क्योंकि डायरेक्ट पर्सन से नहीं कलेक्ट किया जा रहा, और रिलायबल कम है, और बाइजनेस भी ज़्यादा है, क्योंकि विटनेस झूठ भी बोल सकता है। साक्षी जो है ना, साक्षी मतलब विटनेस, वो झूठ भी बोल सकता है रिलेटेड पर्सन। नेक्स्ट मेथड है हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस, यानी संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति। ये काफ़ी फेमस मेथड है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या जर्नलिज्म में जितने भी ये हैं, ये क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डेंस रखते हैं अपने, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इनके पास भेजते रहते हैं सेंटर में। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेथड, इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस या संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति कैसे होती है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो रिसर्चर है उसमें कोरस्पॉन्डेंस को अपॉइंट करता है। हिंदी में लिख सकते हैं कि जो अनुसंधान करता है या रिसर्चर है वो संवाददाताओं को नियुक्ति करता है, और उनकी नियुक्ति के बाद उनको विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है, और वहाँ पर से वो संवाददाता सूचना प्राप्त करके रेगुलर बेसिस पे, यानी नियमित रूप से सूचना को केंद्र में या फिर हेड ऑफिस में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आनी है वहाँ भेजते रहते हैं। तो इसके हम मेरिट्स और डिमेरिट्स देख। तो पहला इसका मेरिट तो यही है कि ये लार्ज एरिया को कवर कर सकता है, बिग एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। दूसरा इसका मेरिट ये हो सकता है कि इसमें अधिक मनी और टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डेंस है ना वो इन्फॉर्मेशन को भेजते रहते हैं, रिसर्चर को खुद इतनी सारी जगह नहीं घूमना पड़ेगा, तो लेस मनी, टाइम एंड लेबर। तीसरा इसका बेनिफिट है या मेरिट्स है कि रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है और ऑन द स्पॉट मिलती है। इसमें डीमेरिट्स क्या है? पहला इसका डीमेरिट है, इसमें लेस एक्यूरेसी पाई जाती है। लेस एक्यूरेसी क्यों? क्या गारंटी है कि जो कोरस्पॉन्डेंट जो है, संवाददाता जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो सही है? तो इसमें जो है लेस एक्यूरेसी पाई जाती है, क्योंकि रिसर्चर खुद जाके इन्फॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट कर रहा। दूसरा इसमें लेस यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, यानी जब इन्फॉर्मेशन इतने सारे संवाददाता, इतने सारे जो कोरस्पॉन्डेंट है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक रिसर्चर तो नहीं कर रहा, तो सबकी इन्फॉर्मेशन जो कि मान लो आपको सर्वे करना है पूरे इंडिया में विलेजेस में, तो आपने इतने सारे कोरस्पॉन्डेंट्स भेज दिए, अब कोई किस तरीके से इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, कोई किस तरीके से, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन जो है एक जैसी टाइप नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें अच्छे से नहीं लगेगी, इन्फॉर्मेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा
इसमें बाइजनेस पाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बाइज्ड होगी, बाइजनेस पक्षपातता पाई जाती है, या जो कोरस्पॉन्डेंट है वो कई बार पक्षपाती हो जाते हैं, अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन भेजने लगते हैं। मान लो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अपने हिसाब से कुछ की कुछ भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आप एक बार और पॉज करके चेक कर सकते हो। आपको इनके नोट्स बनाने हैं। लार्जर एरिया, लेस मनी एंड टाइम एंड लेबर, हेवर लिखा लेबर है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन, लेस एक्यूरेसी, लेस यूनिफॉर्मिटी एंड बाइजनेस आ जाती है इसमें, डिमेरिट्स है इसका। इसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली द्वारा सूचना। तो देखो इसमें मेथड में क्या करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं। एक बड़ा सा पेज होता है 2-3 पेज का या 1 पेज का, उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि मान लो आपको स्कूल की क्वालिटी का कोई सर्वे करना है, तो उसमें होगा कि यहाँ पर वाटर फैसिलिटी अच्छी है या बेकार है, आपका क्या मतलब, या बच्चे के अगर क्वालिफिकेशन का देखना है तो पिछले साल आपके कितनी परसेंटेज आई थी, क्या आपको ये स्कूल पसंद है, कि आपको कुछ, या आप अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो ट्रेन का सफ़र कैसा था, बाथरूम कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, खाना कैसा था, फूड क्वालिटी गुड बैड और वेरी गुड और वेरी बैड। तो इस तरह का एक क्वेश्चनर होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड को बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। तो इन क्वेश्चनर्स को ना ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या फिजिकल फॉर्म में भी उन्हें दे दिया जाता है जिनसे सूचना प्राप्त करनी है। अब इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। पहला इसका फ़ायदा है कि इसमें हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, बड़े से बड़ा एरिया इसमें कवर कर सकते हैं। अगर हमें मान लो तमिलनाडु से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, हम यहाँ ही बैठे बैठे वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसमें लेस मनी और टाइम और लेबर लगता है। तीसरा इसका बेनिफिट है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ओरिजिनल होती है, क्योंकि जिससे हमें कलेक्ट करनी है वही इसको फॉर्म को भर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल होती है, मौलिक होती है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए मौलिक। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बायसनेस नहीं होती, नो बाइज्ड इन्फॉर्मेशन। क्यों नो बायसनेस, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला ही भर रहा है, इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, कोई रिसर्चर खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहा, कोरस्पॉन्डेंस भी बीच में नहीं है, डायरेक्ट वही बंदा भर। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें खूबी हैं, इसमें कुछ डिमेरिट्स ये हैं कि इसमें कोऑपरेशन का अभाव होता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन। लोग ले तो लेते हैं फॉर्म आपका क्वेश्चन है, लेकिन वो भरेंगे नहीं, वो बोलते हैं कि हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा, इस फॉर्म को भरने के लिए लिटरेसी की ज़रूरत है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे फॉर्म भरेगा, लिटरेसी रिक्वायर्ड। और इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेस एक्यूरेट या एक्यूरेसी इसमें लेस पाई जाती है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन के गलत मीनिंग, रॉन्ग मीनिंग ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से गलत आंसर मिलते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है क्वेश्चंस की। फोर्थ पॉइंट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होती है, यानी लोचशीलता। लोचशीलता कैसे? मान लो अगर क्वेश्चनेयर में गलत क्वेश्चन दे दिया गया है तो वो कैसे चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर कोई गलत क्वेश्चन दे दिया है तो चेंज नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट मेथड होता तो वहीं के वहीं क्वेश्चन चेंज हो जाता, तो इसकी ये डिमेरिट। एक बार और देख लो क्लियर में कि इसके मेरिट्स हैं, बड़ा एरिया कवर हो सकता है, कम टाइम मनी लगता है और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाइजनेस नहीं होती। और डिमेरिट्स है कि कॉपरेशन का अभाव होता है, लोग सहयोग नहीं करते और पढ़े लिखा होना आवश्यक है, और कम शुद्धता पाई जाती है, गलत मीनिंग ले लिया जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती, क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता बाद में। देखो इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स। इस मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनेयर्स अगर भेजा जाता है जब, तो दिक्कत ये आती है कई लोगों को साक्षर नहीं होते, तो क्या रिसर्चर क्या करता है, एन्यूमरेटर्स रखता है, यानी गणकों को रखता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। ये एन्यूमरेटर्स क्या है, लोगों के पास जाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, खुद उनका फॉर्म भरते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ देम, उनके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ देम इन्फॉर्मेशन भरते हैं। आपको पता होगा इस मेथड का यूज़ सेंसस में भी किया जाता है, जो हमारे देश में जनगणना होती है हर 10 साल में, तो उसमें भी इसी मेथड का यूज़। इस मेथड में इन्फॉर्मेशन की जो है वो एक्यूरेसी, वो इस पर निर्भर करती है कि एन्यूमरेटर कैसा है, ठीक। तो इसके मेरिट और डिमेरिट्स मेरिट्स। और पहला फ़ायदा इसका कि बड़ा एरिया, लार्ज एरिया कवर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एन्यूमरेटर्स को हम कहीं से भी कहीं भी भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मोर एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एन्यूमरेटर्स अपने हाथ से भरते हैं, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश कम। तीसरा इसका बेनिफिट है कि इसमें लिटरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, नो लिटरेसी रिक्वायर्ड। चौथा पॉइंट है नो बाइजनेस। जब इन्फॉर्मेशन जो है एन्यूमरेटर्स भर रहे हैं तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो है
मतलब कोई बायसनेस नहीं होती, क्योंकि इन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरने की, तो वो पर्सनल जो है उनका वो पक्षपात नहीं करते हैं। अब इसका देख लेते हैं डिमेरिट्स क्या है। इसमें एक तो मोर मनी एंड टाइम लगता है, क्योंकि जो है इसमें इन्यूमरेटर्स को रखना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको वहाँ पर भेजना, उनका रेगुलर खर्चा देना, तो मोर टाइम, मनी और मेहनत तीनों ज़्यादा लगेगी इसमें। और दूसरा इसका नुकसान है या फिर दोष है कि ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। पहले इन्यूमरेटर्स को रखो, उन्हें ट्रेनिंग दो, उन्हें सिखाओ, फिर उन्हें भेजो, फिर मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है मेथड। दूसरा, इन पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। मान लो हमारे इन्यूमरेटर जो है ना, वही अगर इन्फॉर्मेशन हमें गलत देने लग जाएँ तो इन्यूमरेटर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इसमें मोर टाइम लगता है, वो तो है। तो एक बार और क्लियर कर लो कि जो इसके मेरिट्स हैं, इन्यूमरेटर्स को भेजा जाता है तो इसमें बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है और एक्यूरेसी ज़्यादा पाई जाती है। लिटरेसी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म इन्यूमरेटर्स यानी गणक जो है खुद भर देते हैं। बाइजनेस नहीं होती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ट्रेंड इन्यूमरेटर्स यानी जो ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, प्रशिक्षित इन्यूमरेटर्स गणक, उनसे भरी जाती है। और अधिक समय और टाइम और मेहनत लगती है, तो डिमेरिट्स हो गया। और जटिल विधि है, उनको ट्रेनिंग वेनिंग देना, और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है गणकों पर, तो ये इसका डिमेरिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक जो क्वेश्चनर होता है ना, क्वेश्चनर जो होता है वो गुड क्वेश्चनर के क्या फीचर, यानी अच्छी प्रश्नावली जो है ना उसके क्या गुण हैं, अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण हैं। तो पहला तो पॉइंट है कि जो क्वेश्चनर होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। क्लीन, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। हिंदी में सरल और स्पष्ट, सरल व स्पष्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो क्वेश्चनर होना चाहिए यानी प्रश्नावली है, उसका आकार जो है छोटा होना चाहिए, स्मॉल, छोटा आकार होना चाहिए और स्मॉल साइज़ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चनर जो है ना हमारे, उसमें क्वेश्चन जो होने चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित, यह नहीं कि एक क्वेश्चन उधर पड़ा है और एक क्वेश्चन इधर पड़ा है। व्यवस्थित, ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो क्वेश्चनर है ना उसमें पर्सनल क्वेश्चन को सेक्रीफाइस करना चाहिए। सेक्रीफाइस ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, यानी कोशिश होनी चाहिए कि पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे जाए। हिंदी में व्यक्तिगत जो प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्नों का त्याग। जो क्वेश्चन है वो अनुसंधान यानी रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड टू रिसर्च। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ लिए, जो भी रिलेटेड है रिसर्च से संबंधित। येस और नो के क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, हाँ या ना के प्रश्न। कोई भी ब्लेमिंग टाइप क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यानी आरोप वाले क्वेश्चन जिसमें ऐसा लगे कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप के क्वेश्चन यानी प्रश्न नहीं होने चाहिए। ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं होना चाहिए, गणना कार्य जो होता है या कैलकुलेशन का वर्क वो कम होना चाहिए या नहीं होना। क्वेश्चनर भरने से पहले जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सामान्य निर्देश होने चाहिए। इसमें कुछ रिवॉर्ड भी होना चाहिए, अगर कोई भर रहा है उसको इनाम या पुरस्कार कुछ। और 11 पॉइंट में इसमें कुछ कोई नोट या टिप्पणी, कोई मुश्किल टर्म है उसे समझाने के लिए टिप्पणी या कुछ नोट्स भी होना चाहिए। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चनर के क्या फीचर्स हैं, ये सभी को देख लेना और नोट्स बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट है पायलट सर्वे, और ये इस वीडियो का लास्ट वो है पॉइंट, पायलट सर्वे। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि पायलट सर्वे होता क्या है। तो आपको जैसे पता होगा, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और कमेंट में जाकर लिखो कि पायलट सर्वे क्या होता है। अगर लिख दिया है तो आप पायलट सर्वे की डेफिनेशन या फिर सुनो। पायलट सर्वे का मतलब क्या होता है, जब भी हम सर्वे करते हैं, कोई हम बड़ा सर्वे करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सर्वे की पहले हम एक छोटा सा सर्वे करते हैं और करके देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चनर हमने प्रिपेयर किया, हमने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चनर को एक बड़े एरिया में कवर सर्वे ना करने से पहले एक छोटे से जो इलाका है, जो लोकेलिटी है, वहाँ पर लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर देखेंगे और देखेंगे कि हमारे क्वेश्चनर में क्या कमियां हैं और क्या हमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। और फिर इनको सबको दूर करने के बाद जो एक्चुअल सर्वे है, जो रियल सर्वे है, वो किया जाता है। तो पायलट सर्वे की डेफिनेशन क्या होगी, पायलट सर्वे इज़ द इनिशियल सर्वे बिफोर द एक्चुअल सर्वे एंड इट इज़ द सैम्पल और इट इज़ द टेस्टिंग। आप टेस्ट कर रहे हो अपने क्वेश्चनर को और सर्वे को, वाई, बिकॉज यू कैन, सो दैट यू कैन रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ और जो कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, जो भी इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, रिमूव करने। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख दें। इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं कि इट्स दी
सर्वे बिफोर दी एक्चुअल सर्वे। क्वेश्चनएयर जो हमने बनाया है, क्वेश्चनएयर सर्वे इज टेस्टेड on a small area or small sample so that difficulties, shortcomings, problems can be found and removed. After removing all the problems and shortcomings, ये क्या होता है, पायलट जो सर्वे होता है, क्वेश्चनर्स होता है, ये बड़े सर्वे पर यूज़ किया जाता है। अब क्लियर में डेफिनेशंस देख लो, वीडियो पॉज करके देख लेना और हिंदी वाले भी देख लो। ये वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो है प्रारंभिक सर्वेक्षण है। प्रश्नावली और सर्वेक्षण की प्रक्रिया को एक छोटे से क्षेत्र या नमूने पर परीक्षण किया जाता है और कठिनाइयों, कमियों और समस्याओं को दूर किया जा सकता है, पाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सैंपल के मेथड्स होते हैं उनको देखेंगे और कुछ ऐसे सेंसस मेथड देखेंगे, सैंपल मेथड देखेंगे, बाकी की चीज़ें भी देखेंगे। तो सेकंड वीडियो कई बच्चे जो है कम देखते हैं, आप सेकंड वीडियो मिस मत करना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड वीडियो है। ठीक है।